हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडियन मार्केट्स में वो कौन सी ऐसी ब्लू चिप कंपनी है जिस कंपनी के फ्यूचर को लेके उसके इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा वरीड है, तो मैं आपको बोलूँगा टाटा मोटर्स। बिकॉज इस कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 4 मंथ्स में मोर देन 30% करेक्ट हो चुका है। और इसी के अगेंस्ट अगर आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो हाँ, कंपनी के जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उसमें हमें कंपनी में जो सेल्स हैं और जो नेट प्रॉफिट्स हैं उससे डिप देखने को मिल रहा है। बट इसी के अगेंस्ट अगर आप बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज को देखोगे तो उनके केस में भी आपको ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे लास्ट क्वार्टर एक वीक क्वार्टर देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या टाटा मोटर्स के केस में ये जो पूरा ही फॉल हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये मार्केट का एक ओवर रिएक्शन है टुवर्ड्स टाटा मोटर शेयर्स। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट्स में एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और टाटा मोटर्स के केस में भी ये जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है इसके पीछे का जो रीजन है वो केवल एक क्वार्टर के वीक रिजल्ट्स नहीं है, बल्कि मल्टीपल रीजंस है। और उन्हीं सारे मल्टीपल रीजंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज ये आपके लिए तो छोटी सी चीज है पर ये हमें मोटिवेट करती है आगे इसी तरह वर्क करने के लिए। अब विद दिस हम बात करते हैं इनके सबसे पहले रीजन से। तो देखिए, अगर आप टाटा मोटर्स के केस में इनके नवंबर मंथ का व्हीकल सेल्स का डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नवंबर 2024 के मंथ में इन्होंने इन टोटल 74,753 यूनिट सेल करी। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम मंथ से तो उसके केस में आपको ज़्यादा बड़ा कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे का अगर आप प्राइमरी रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वो है कंपनी का जेएलआर बिजनेस। तो टाटा मोटर्स का जेएलआर जो सेगमेंट है वो इनके रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ऑफ अराउंड 70%। और कंपनी का यही जो जेएलआर बिजनेस है ये सबसे ज़्यादा बैडली इंपैक्ट हुआ है लास्ट एक साल में, जहाँ पर आप इनके पूरे ही सेगमेंट के टोटल सेल्स देखोगे तो इनके जो सेल्स नंबर हैं वो ईयर डिक्लाइन होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर स्पेसिफिकली इनका यूके, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा बैडली इंपैक्टेड हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ईयर बेसिस पे हमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल हुई हैं उनमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब वहीं पर अगर आप इनके इंडियन बिजनेस को भी देखोगे तो इनके इंडियन फोर व्हीलर बिजनेस की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स का जो मार्केट है उसमें टाटा मोटर्स अराउंड 13.88% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। और पिछले 3 से 4 सालों में जो भी इन्होंने तेजी से मार्केट शेयर गेन किया है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, उसका वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इनका फोर व्हीलर ईवी का सेगमेंट, जहां पर इनका अक्टूबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग जो मार्केट शेयर था फोर व्हीलर ईवी में वो अराउंड 74% का था। पर पिछले कुछ टाइम में इनका जो पूरा ही डोमिनेशन था इस ईवी सेगमेंट में वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा अक्टूबर 2024 के मंथ में इनका यही मार्केट शेयर आज के टाइम गिर के 58% हो गया है। पर अब यहाँ पर सवाल आता है कि टाटा मोटर्स के ईवी के जो मार्केट शेयर है उसके पीछे फॉल होने के पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टाटा मोटर्स ने शुरुआत में अपना मार्केट शेयर तेजी से इसीलिए गेन किया था क्योंकि कंपनी को एक अर्ली मूवर एडवांटेज था इस पूरे ही ईवी की रेस में। पर जैसे जैसे नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं वैसे वैसे हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कैसे रिसेंटली अभी नवंबर के मंथ में ही टाटा मोटर्स ने एक सिग्निफिकेंट अपना मार्केट शेयर लूज किया अगेंस्ट एमजी। और इस तरह से कई सारी और भी कार्स आ रही हैं जो कि ईवी की बिजनेस को फिगर आउट कर रही हैं। जहाँ पर अगर आप डेटा भी देखो तो यहाँ पर हमें टेबल में साफ देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर पहले टाटा मोटर्स के केस में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलता था इनकी ईवी की सेल्स में मंथ ऑन मंथ, वहीं पर अगर आप अक्टूबर और नवंबर मंथ को देखो यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में इनके जो ईवी के सेल्स थे वे अराउंड 6,449 यूनिट्स थे, वो सिग्निफिकेंटली गिर के 4,000 यूनिट्स के अराउंड हो गए हैं नवंबर के मंथ में। और इसी के अगेंस्ट अगर आप एमजी मोटर्स जैसी कंपनीज को देखो तो उन्होंने इसी सेगमेंट में अपना जो ईवी के सेल्स है उनको बढ़ाया है। प्लस हमें और भी सुनने को मिल रहा है जैसे कि रिसेंटली अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी नई नई जो ईवीज़ हैं उनको लॉन्च किया है। और ये जो सारी नई ईवीज़ हैं ये आगे आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है इस पूरे ही सेगमेंट में उसको और भी ज़्यादा कंपटीशन देने वाली है। और इसके अलावा एक सेकंड बड़ा रीज़न ये भी है कि ईवीज़ का जो अपने आप में सेगमेंट है पूरा और ये जो पूरा ही मार्केट है ये अपने आप में थोड़ा ज़्यादा चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न भी सिंपल सा है। तो देखिए, आज से 3 से 4 साल पहले जब ईवीज़ एक्चुअली में ट्रेंड में आई थी तो एक्चुअली में लोगों के पास ईवीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए उन्हें लगता था कि ईवीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के कंपैरिजन में सेविंग कर लेंगे, एंड इसीलिए वो इवन 3 से 4 या 5 लाख रुपए ज़्यादा दे के भी ईवीज़ को बाय कर रहे थे। पर अब जब लोगों को पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और वो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या उनके लिए ईवीज लेना एक्चुअली बेनिफिशियल रहा, तो उनमें से कई सारे या फिर मैं कहूँ मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं जो कि आज के टाइम ये सोच रहे हैं कि उनका एक्चुअली में ईवीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना उनके लिए वर्थ इट ही नहीं था। एंड इनफैक्ट द ग्रेट थिंग अबाउट ईवीज इसके पैसा बचाते भी नहीं है, बट मैं यहाँ घर पे जब चार्ज कर रहा हूँ इट इज कॉस्टिंग मी 400 रुपीज द एंटायर चार्ज, और सेम कॉस्ट गोज टू 1200-1300 जो मैं बाहर चार्ज कर रहा हूँ। फिर हमने कैलकुलेशन करा डीजल गाड़ी के साथ में, उसमें कॉस्ट हमें आ रही है 900,000। मैं तो डीजल सस्ती पड़ रही है और इसके तो मैंने पैसे भी ज़्यादा दिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा।
तो देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि भले ही कार्ड्स वगैरह की सेल्स हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रही है, पर बिकॉज हमें सितंबर के बाद वाला जो हमारा ये क्वार्टर है, ये एक फेस्टिवल सीजन देखने को मिल रहा है। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जब नेक्स्ट क्वार्टर के हमारे रिजल्ट्स आए, तो हमें टाटा मोटर्स जैसी जो कंपनीज है उनकी भी सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिले। जिस बात से मैं एग्री करता हूँ, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपका जो ध्यान है वो एक चीज़ पे ले जाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स देखोगे टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा कि अगर आप इनकी मार्च 2024 और जून 2024 के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करोगे, तो सेल्स मार्च 2024 में 1,19,900 करोड़ के अराउंड थी, जो कि अराउंड 11,000 करोड़ से फॉल होकर अगले क्वार्टर जून में 1,08,000 करोड़ के अराउंड हो गई। पर इस ड्यूरेशन में अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखोगे, तो क्योंकि 11,000 करोड़ के अराउंड से इनकी जो सेल्स है वो फॉल हुई, तो इनके 10,000 करोड़ के अराउंड से जिनके एक्सपेंसेस थे वो भी कम हो गए थे। बट इसी के अगेंस्ट अगर आप जून और सितंबर के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की सेल्स फर्दर 7,000 करोड़ से फॉल हुई, बट उस ग्रेड से कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो फॉल नहीं हुए। जहाँ पर पहले एक्सपेंसेस 92,000 करोड़ के थे और ये केवल 3,000 करोड़ से ही फॉल हुए। और इसका इम्पैक्ट हमें साफ देखने को मिल रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, जो कि एक ही क्वार्टर में हमें 3% से फॉल होते हुए देखने को मिला। अब ये चीज़ हमें क्यों देखने को मिली कि सेल्स ड्रॉप हुए पर एक्सपेंसेस उतने ही रहे? तो देखिए, इसका रीजन है कार डीलर्स की बढ़ी हुई इन्वेंट्री, जहां पर पिछले एक साल में वीक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से कार डीलर्स की जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो गई है। एंड इसीलिए हमने देखा कि रिसेंट में न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि जो कार डीलर्स हैं वो अपनी कार्स पे 1 से लेकर 2-2 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि अपनी की जो इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है उसको वो जल्दी क्लियर आउट करें नए स्टॉक को रिफिल करने के लिए। एंड इसीलिए सारे ही लगभग जो कार डीलर्स हैं और जो कार कंपनीज हैं वो अपनी जो कार्स है उनको लेस प्रॉफिट पे सेल कर रही हैं। एंड इसीलिए आने वाले मंथ्स में भले ही कार कंपनीज के फेस्टिवल सीजन की वजह से सेल्स इंक्रीज हुए, पर वो सारी अपनी जो सेल्स है इन पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट दे रही हैं, जिस वजह से कंपनी के केस में ये जो हमें लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मार्केट को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्दर हमें फॉल देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले क्वार्टर में। अब ये तो होगा कुछ वो रीजंस कि अगर आपने खुद भी कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करी होगी तो आपको भी शायद ये पॉइंट्स पता चल गए होंगे। बट अब मैं आपको कुछ इनके फाइनेंशियल से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जो कि इवन अगर आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गो थ्रू किए होंगे तो भी आप में से ज्यादा लोगों ने इन पॉइंट्स को मिस कर दिया होगा। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक मोर सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो और मार्केट्स में चल रही है जो पूरी वॉलिटिलिटी है इसको लेके क्लियर व्यू रखना चाहते हो, प्लस मार्केट में प्रेजेंट कौन सी एक्चुअल में अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना। तो अगर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। अब देखिए, टाटा मोटर्स के केस में कई सारे लोगों का ये मानना है कि इट इज ट्रू क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट्स फॉल हुए हैं। बट इसके अगेंस्ट अगर आप ईयर बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर बेसिस पे कंपनी के जो सेल्स हैं और इवन इनके जो नेट प्रॉफिट है उनमें हमें इतना बड़ा कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा, जिस वजह से कंपनी के केस में इतना बड़ा जो 30% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है ये जस्टिफाई हो। और उनके ऐसा सोचने के पीछे के एक और रीजन ये भी है कि अगर आप कंपनी का करंट पी रेशो देखोगे तो कंपनी का करंट पी रेशो फॉल होकर अराउंड 8 के अराउंड आ गया है, जो कि एक रीजनेबल हमें लो पी रेशो देखने को मिल रहा है। प्लस इसके अगेंस्ट अगर आप रिसेंटली क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कंपनी में जो एफआईज और डीआईज है उन्होंने जो अपनी स्टेक है वो कंपनी के स्टॉक में बढ़ाई है। तो अब मैं आपको टाटा मोटर्स के केस में ये जो पूरे ही सिनेरियोज हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है, इन सारे ही सिनेरियो को पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। और हम शुरुआत करते हैं पी रेशो के बारे में बात करने से पहले। तो देखिए, टाटा मोटर्स के केस में नो डाउट 8 का पी रेशो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके बाकी सारे ऑटोमोटिव पीयर से तो यस, ये 8 का पी रेशो आपको इन सारी कंपनी से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम नजर आएगा। पर इधर भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट से वापस से जाओगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी केस में दिसंबर 2022 से पहले पहले वाले क्वार्टर्स में कंपनी नेट बेसिस पे लॉसेस में थी, और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ही कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई थी। पर इससे पहले अगर आप देखोगे कि जब कंपनी इवन लॉसेस में थी तब भी कंपनी केस में इनके जो टैक्सेस थे वो पॉजिटिव में लगा करते थे, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनीज को भी टैक्सेस देने पड़ते थे। और वो ऐसा क्यों होता था वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए, जब इस पूरे ही सिनेरियो में पहली बार दिसंबर 2022 के केस में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो वहाँ से कंपनी केस में सबसे पहले मार्च में इनके जो प्रॉफिट्स थे उस पर जो टैक्स था वो नेगेटिव लगा। क्यों? क्योंकि पहले वो टैक्स दे चुके थे जो कि जब वो लॉसेज में थे, एंड इसीलिए एक तरह का रिफंड गवर्नमेंट उनको देती है टैक्स पे।
और इसीलिए एक सिग्निफिकेंट जंप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिला। बट यहाँ पर जब सेम चीज मार्च 2024 के क्वार्टर में भी हुई, जहाँ पर इनके टैक्स -87% लगने की वजह से नेट प्रॉफिट में हमें 7,000 करोड़ से बढ़ के 17,000 करोड़ से केस में देखने को मिला। इस पूरे ही प्रॉफिट के जंप ने, जो कि एक वन टाइम अनयूजुअल प्रॉफिट जंप था, इसने कंपनी के पी रेशो पे काफी बड़ा इंपैक्ट डाला। वो कैसे, चलिए दिखाता हूँ। तो देखिए, वी ऑल नो कि पी रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। जहां पर कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगातार ग्रो कर रहा था, वहीं पर कंपनी की अर्निंग्स तो हमें देखने को मिल रही है ग्रो कर रही थी, पर वो एक मीडियम या फिर स्टडी पेस से ही ग्रो कर रही थी। पर जब एक क्वार्टर यानी मार्च 2024 के क्वार्टर में अचानक से इनकी जो अर्निंग्स है वो 21 से 52 हो गई, तो ऐसे में कुछ इस तरीके का सिचुएशन बना जहां पर हमें जो अर्निंग्स है, प्राइस है, वो इस तरीके से जाते हुए देखने को मिल रहा था। और जो पहले अर्निंग्स यहाँ पर इस तरीके से जा रही थी, वो अर्निंग्स अचानक से जंप होकर इस तरीके यहाँ पर पहुंच गई। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो पी रेशो है वो उसमें हमें सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला। जहाँ पर हमें ये चीज़ कंपनी के जो पी रेशो का चार्ट है उधर देखने को मिल रहा है कि पहले जहाँ पर 16 के अराउंड का इनका पी रेशो चल रहा था, वहाँ पर मार्च 2024 के इस पूरे ही जंप के बाद से इनका यही पी रेशो हमें अचानक से 8-9 के अराउंड आते हुए देखने को मिला। यानी ये जो हमें 8 का पी रेशो देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली में 8 का पी रेशो कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, बल्कि वो जो अनयूजुअल प्रॉफिट हमें देखने को मिला था उससे कंपनी का जो पी रेशो है करेक्ट हुआ था। बट ये जो एक्चुअल पी रेशो है वो ये नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि 1500% की रिटर्न्स देने के बाद इन द लास्ट 4 ईयर्स क्या ये 30% करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए, अगर आप कंपनी के चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज पैटर्न यहाँ पर नजर आएगा, और वो ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ने इतनी बड़ी कोई हमें रैली दी है, बल्कि पहले भी टाटा मोटर्स के हिस्टोरिकल चार्ट्स में इस तरह की रैली हमें देखने को मिली है। जहाँ पर फरवरी 2009 से लेके अगर आप देखोगे मार्च 2015 तक, तो इस पूरे ही 6 साल के ड्यूरेशन में भी कंपनी के स्टॉक प्राइस ने अराउंड 1600% की रैली दी थी। पर इसके बाद से आप देखोगे कि वहाँ से उतनी रैली देने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस 88% तक फॉल हुआ था। इसके पहले अगेन अगर आप इससे पहले भी जाके केस देखोगे तो जुलाई 2001 से लेके आप देखोगे कि मार्च 2006 के बीच में कंपनी ने अगेन 1600% की रैली दी थी। पर यहाँ पर भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिली कि वहाँ के बाद, उस रैली के बाद से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अगेन 87% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिला। और ये चीज़ हमें साफ बताती है कि भले ही अभी 1500% की रैली हमें देखने को मिल रही है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी केस में 30% का इनका जो करेक्शन है ये इनफ है। यहाँ से हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर आप देखो डेटा, तो काफ़ी बड़े बड़े करेक्शन कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने टॉप से दिखा चुका है। एंड लास्टली, जो भी लोग ये सोच रहे थे कि टाटा मोटर्स के केस में एफ और डी तो बाय कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में देखा था, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ आप ये भी ऑब्जर्व करिए कि इनके अगेंस्ट इनके जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपनी जो स्टेक है उसको सेल किया था, प्लस पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखोगे अक्टूबर के मंथ में, तो वो हमें देखने को मिल रही है कि सितंबर के मंथ से कंपैरिजन में अक्टूबर के मंथ में जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने जो अपनी होल्डिंग है वो इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कम करे हैं। और ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी आपको अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो कि अगले 2-2.5 महीने बाद आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि वाई एक्चुअली टाटा मोटर्स का स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं पे मार्केट में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये जो सारे पॉइंट्स है जो कि जनरली नॉर्मल पब्लिक अवॉइड करती है जानना, उनको ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं समझ आ रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी जो स्टेक है वो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में रिड्यूस कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द टाटा मोटर्स। अगर कंपनी अपने जो जेएलआर के बिजनेस है उसको रिवाइव करने में कामयाब होती है और अपनी जो ईवी बिजनेस है उसको भी सस्टेन कर लेती है, तो यहाँ से आगे टाटा मोटर्स के केस में ये चीज़ डिपेंड करेगी कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। इन दी एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।